हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक 2.2 विच इज़ सब टॉपिक, राइट? अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो बच्चों, हम लोग ने पिछले टॉपिक में क्या समझा, क्या पढ़ा? लिबरल नेशनलिज्म को डिटेल में पढ़ा, राइट? अब हमने उसमें क्या देखा कि यूरोप के एजुकेटेड मिडिल क्लास फ्रीडम, इक्वालिटी और नेशनल यूनिटी की डिमांड कर रहे थे, राइट? उनका मानना था कि पुराने फ्यूडल सिस्टम और स्पेशल प्रिविलेज को ख़त्म करके एक नया और मॉडर्न यूरोप बनाना चाहिए, राइट? लेकिन बच्चों, हिस्ट्री कभी एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती है. जहाँ कुछ लोग बदलाव चाहते थे, वहीं कुछ लोग ऐसा भी चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था को बचाना, राइट? और यही बात 1815 के बाद यूरोप में देखने को मिली. अब बच्चों, जब नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के राजा और पावरफुल रूलर्स बहुत डर गए थे, तो उन्हें लगने लगा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और लिबरलिज्म जैसे आइडियाज़ फैलते रहें तो उनकी जो मोनार्की है और उनका जो पावर है वो ख़तरे में आ जाएगा. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि यूरोप को दोबारा स्टेबल बनाने के लिए पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम को वापस मजबूत करना ही होगा, राइट? इसलिए इसी नए अप्रोच को न्यू कंजर्वेटिज़म का नाम दिया गया है. तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है. तो इसका मतलब तुम लोग पूछ लोगे कि ये कंजर्वेटिज़म होता क्या है दीदी. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो. कंजर्वेटिज़म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी जो मानती थी कि सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन पहले से चल रही है उन्हें बिना वजह बदलना नहीं चाहिए. कंजर्वेटिव्स का मानना था कि मोनार्की, चर्च, फैमिली, सोशल हायरार्की और प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे इंडस्ट्रीज सोसाइटी को स्टेबिलिटी देते हैं. अगर इन्हें अचानक बदल दिया गया तो देश में चोज और इनस्टेबिलिटी आ सकती है. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात याद रखने वाली है कि एनसीईआरटी ये नहीं कहती है कि कंजर्वेटिव्स हर पुरानी चीज़ को वापस लाना चाहते थे. उन्होंने नेपोलियन के टाइम के कुछ चेंजेस से ही समझ लिया था कि मॉडर्नाइजेशन बुरी चीज़ नहीं है. अगर मॉडर्न आर्मी हो, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो और फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो तो मोनार्की और भी पावरफुल बन सकती है. यानी कंजर्वेटिव बदलाव के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन वो स्लो और कंट्रोल चेंज चाहती थी, ना कि रेवोल्यूशन जैसी अचानक बदलाव. अब समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चों? ओके. सो कांग्रेस ऑफ वीना. अब बच्चों, नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के लीडर ने डिसाइड किया कि अब यूरोप का फ्यूचर मिलकर तय किया जाएगा. तो बच्चों, इसीलिए 1815 में वीना सिटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई जिसे हम कांग्रेस ऑफ वीना कहते हैं. इस मीटिंग में क्या हुआ था, यूरोप की 4 सबसे पावरफुल कंट्रीज़ ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए. इन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, राइट? इसी कांग्रेस की होस्टिंग ऑस्ट्रिया के कैंसलर डक मेटरनिच ने की. इसी वजह से मेटरनिच को इस कांग्रेस का सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर माना जाता है. अब तुम सोच रहे होगे कि ये मीटिंग सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए हुई थी. नहीं दीदी, सेलिब्रेशन के लिए नहीं हुई थी. इसका असली पर्पस था यूरोप का पॉलिटिकल मैप दोबारा बनाना और ऐसा सिस्टम तैयार करना जैसे फ्यूचर में नेपोलियन जैसे कोई रूलर दोबारा इतना पावरफुल ना बन सके. अब समझे? कोई डाउट? ओके. सो अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टेरिटरी ऑफ वीना में क्या था? अब इसमें क्या था, कांग्रेस ऑफ वीना के बाद
ट्रेटरी ऑफ वीना 1815 साइन की गई। इस ट्रेटरी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था नेपोलियन के टाइम में हुए ज़्यादातर बदलाव को रिवर्स करना और यूरोप में फिर से मोनार्की को स्ट्रॉन्ग बनाना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो बॉर्बन डायनेस्टी हटा दी गई थी उसे दोबारा फ्रांस ने की गद्दी पर बैठा दिया गया था। फ्रांस ने नेपोलियन के जीते हुए टेरिटरी वापस ले ली गई। साथ ही फ्रांस के आसपास स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनाए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस दोबारा अपनी बाउंड्रीज एक्सपैंड ना कर सके। ये हो रहा था, यानी इस टेरिटरी का मेन फोकस सिर्फ फ्रांस को पनिश करना नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप में एक कंजर्वेटिव ऑर्डर इस्टेब्लिश करना था जहां मोनार्की और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन दोबारा मजबूत ना हो सके। अब समझ में आया? ओके, सो चेंज मेड बाय वीना कांग्रेस। अब बच्चों, कांग्रेस ऑफ वीना सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी। इस मीटिंग में क्या था, यूरोप का पॉलिटिकल मैप ही बदल गया। ट्रेटरी ऑफ वीना साइन होने के बाद यूरोप लीडर ने कहा बड़े डिसीजंस लिए। सबसे पहले फ्रांस से नेपोलियन की जो जीत हुई टेरिटरी वापस ले ली गई। इसके साथ ही फ्रांस के आसपास कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस दोबारा पावरफुल होकर यूरोप पे अटैक ना कर सके। अब क्या था कि नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया गया, जिसमें बेल्जियम को भी शामिल किया गया था। साउथ में क्या था, जेनोवा पिडमोट के साथ जोड़ दिया गया। प्रशिया को वेस्टर्न साइड पर नया टेरिटरीज दी गई और ऑस्ट्रेलिया को नॉर्दर्न इटली पर कंट्रोल दे दिया गया। ईस्ट में क्या हुआ, रशिया को पोलैंड का एक हिस्सा मिला और प्रशिया को सैक्सोनी का कुछ पार्ट दिया गया। समझे? लेकिन एक एनसीईआरटी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपोलियन ने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के 39 स्टेट बनाए हुए थे उन्हें वैसे ही रहने दिया गया। यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि यूरोप में पावर का बैलेंस बना रहे और फ्रांस कमज़ोर रहे और मोनार्की दोबारा मजबूत भी ना हो जाए। इन सब का भी ध्यान रखा गया। ओके, सो अब सवाल ये है कि टेरिटरी के बाद यूरोप में गवर्नमेंट कैसे चलने लगी। 1815 के बाद यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई, यानी ऐसी गवर्नमेंट जहां फाइनल डिसीजन किंग या रूलर का होता है और आम लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी। ये गवर्नमेंट किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म या यह कह लो कि अपोजिशन को पसंद नहीं करती थी। उन्हें डर था कि अगर लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन और लिबरलिज़म के आइडिया से इंस्पायर हो गए तो फिर ये रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। राइट, इसी वजह से उन्होंने सेंसरशिप लॉ लागू किया। अब पूछोगे दीदी सेंसरशिप लॉ क्या है? न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स पर नज़र रखी गई, क्योंकि यही एक सब ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के द्वारा आपके अंदर फ्रीडम, इक्वालिटी या रेवोल्यूशन जैसे आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों पे रोक लगाई गई, यानी रूलर सिर्फ लोगों के एक्शन ही नहीं बल्कि उनके आइडियाज़ और आवाज़ को भी कंट्रोल करना चाह रहे थे। समझ गए? ओके, लेकिन बच्चों, आइडिया को कब तक रोका जा सकता था?
है ना। चाहे गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगा दी हो, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरी थी लोगों के दिमाग से नहीं गई। एजुकेटेड, लिबरल और नेशनलिस्ट अभी भी फ्रीडम, इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं। इन्होंने न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर फ्रीडम ऑफ द प्रेस पर दिया। उनका कहना था कि अगर न्यूज़पेपर और बुक्स ही फ्रीली अपनी बात नहीं रख पाएंगी तो सोसाइटी में नए आइडियाज़ कैसे पहुंचेंगे। सही बात है। और अगर नए आइडियाज़ ही नहीं पहुंचेंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगी। यानी वजह थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस लिबरल नेशनलिस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड बन गया। और बच्चों, इस पॉइंट से यूरोप में नेशनलिज़म की मूवमेंट और भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। ओके, एनी डाउट ऑफ दिस टॉपिक। ये टॉपिक बहुत छोटा था तो मैंने जल्दी से फटाफट इसको कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के रूलर ने पुरानी मोनार्की और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश की। कांग्रेस और वीना के ऑब्जेक्टिव को समझा और ये भी देखा कि लिबरल नेशनलिस्ट ने फ्रीडम ऑफ द प्रेस की डिमांड क्यों उठाई। आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट ज़रूर करना कोई भी डाउट हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, इतना भी बुरा नहीं बनाती मैं, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे टॉपिक के सब टॉपिक का लास्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशनरीज़। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ही रखूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।